हेलो एवरीवन। आज हम यह देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। हम यह जान चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों के बाहरी व्यवहार को नियमित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। ब्रायली ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम प्राचीन और मध्य युग के इतिहास में मिलते हैं। जब से मनुष्य ने अपना सामान्य जीवन राजनीतिक समुदायों में संगठित किया है, उन्हें कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता महसूस हुई जो उनके अंतर समुदायों के संबंधों को नियंत्रित कर सके। ग्रोशियस से पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून किस प्रकार विकसित हुए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ। ग्रोशियस से पूर्व हम भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास कैसे हुआ यह जानेंगे। भारत की हिंदू सभ्यता से संबंधित अनेक ग्रंथों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का वर्णन मिलता है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्व, राजदूतों के विशेषाधिकार, युद्ध की घोषणा, युद्ध संबंधी नियम और संधियों का वर्णन पाया जाता है। सर्वप्रथम हम वैदिक काल को देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के पश्चात यह निश्चित हो गया है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में सबसे प्राचीन है। यह निर्विवाद है कि संसार के प्राप्त ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों की झलक पाई जाती है। अथर्ववेद के कांड 3 सूत्र 1 में शत्रु के संहार की प्रणाली दी गई है। कहा जाता है कि सम्मुख से, पीछे से और चारों ओर से भागने वाली शत्रु सेना का हनन करके उनके चित्त में ऐसी घबराहट करनी चाहिए जिससे वे चारों दिशाओं में भाग जाएं, किंतु युद्ध संबंधी नियम यह कहीं नहीं मिलता। कांड 5 में सूत्र 8 भी शत्रु का नाश करने का उपदेश देता है। ये हमें यह बताता है कि वैदिक काल में भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रचलित थे। अब हम रामायण काल को देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि रामायण काल में युद्ध और शांतिकालीन नियम थे जिनका आदर किया जाता था। जिस समय मेघनाद हनुमान को ब्रह्मास्त्र में बांधकर रावण के सम्मुख लाता है, तब रावण हनुमान को निर्भीक और अप्रिय भाषण भी सुनकर उनके वध की आज्ञा दे देता है। लेकिन विभीषण ने तब कहा था रावण से कि हे रावण, हे राजन, प्रतिष्ठित राजा दूत को नहीं मारा करते। इस कपि को मारना राजधर्म के विरुद्ध और लोकाचार से निंदित और तुम्हारे अयोग्य है। इस प्रकार रामायण काल में हम यह देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम प्रचलित थे। रामायण काल में शस्त्र रहित शत्रु के वध की प्रथा नहीं थी। सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद कर देने का विधान था। स्त्रियों, युद्ध में सक्रिय भाग न लेने वालों, संधि की याचना करने वालों और शरणागतों को मारना पाप का काम समझा जाता था। किसी व्यक्ति पर अकारण वार करना, किसी और से लड़ते हुए सैनिक पर हमला करना, किसी एक व्यक्ति के अपराध के कारण असंख्य लोगों को मौत के घाट उतारना और शरणागत को शरण न देना निंदनीय था। और ये सब हम रामायण काल में पाते हैं। अब हम महाभारत काल को देखते हैं। महाभारत काल में शांति और युद्ध संबंधी नियम थे जिनका आदर होता था। उद्योग पर्व में वर्णित परशुराम भीष्म युद्ध में युद्ध संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है। महाभारत के भीष्म पर्व के प्रथम अध्याय के श्लोक 26 से 34 तक में युद्ध के नियमों का उल्लेख मिलता है और यह बताया जाता है कि चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में सब लोगों के बीच परस्पर प्रेम बना रहना चाहिए। उस समय पुनः किसी का किसी के साथ शत्रुतापूर्ण बर्ताव नहीं होना चाहिए। जो वाक युद्ध में प्रवृत्त हो उनके द्वारा वाणी के द्वारा ही युद्ध किया जाना चाहिए। जो सेना से बाहर निकल गए हों उनका वध कदापि नहीं किया जाना चाहिए। रथी को रथ से ही युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार हाथी सवार के साथ हाथी सवार, घुड़सवार के साथ घुड़सवार और पैदल सवार के साथ पैदल ही युद्ध करे। जिसमें जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह और बल हो उसे विपक्षी को बताकर और उसे सावधान कर कर उसके ऊपर प्रहार किया जाए।
इस प्रकार हम यह देखते हैं कि महाभारत काल में भी अंतर्राष्ट्रीय नियम विद्यमान थे और राज्य इसका पालन करते थे। भारत के बाद हम यहूदी काल को देखते हैं। प्राचीन इतिहास बताता है कि यहूदियों के दूसरे देशों के साथ संबंध थे। ये संबंध कुछ निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित होते थे। यहूदियों का एक सामान्य नारा था, अजनबी से प्रेम करो, चूंकि तुम भी कभी मिस्र में अजनबी थे। लव द स्ट्रेंजर फॉर यू वेयर स्ट्रेंजर्स इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। इस बात से स्पष्ट होता है कि यहूदी अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास रखते थे, परंतु क्योंकि अपने धर्म के अनुसार वे एकत्ववाद में विश्वास रखते थे, इसलिए वह उन देशों को समानता के आधार पर मान्यता प्रदान नहीं करते थे जो बहुदेववाद में विश्वास करते थे। यहूदियों द्वारा अपनी संधियों का विधिपूर्वक पालन किया जाता था और वे राजदूतों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करते थे। इस प्रकार यहूदियों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान दिया। इसके बाद हम यूनानी काल या ग्रीक पीरियड को देखते हैं। प्राचीन इतिहास से यह ज्ञात होता है कि जब संसार के अधिकांश देश संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, तो यूनानियों ने बहुत प्रगति कर ली थी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने विश्व का अपने विचारों और दर्शन द्वारा मार्गदर्शन किया था। यूनानी छोटे छोटे नगर राज्यों में रहा करते थे। ये नगर राज्य स्वतंत्र और स्वशासित होते थे और इन राज्यों के आपस में संबंध अच्छे होते थे। इनके संबंध निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित होते थे। यूनानियों ने युद्ध और शांति के निश्चित नियमों का निर्माण किया था। यूनान के नगर राज्यों के बीच अनेक राजनीतिक संधियां होती थी। वे अपने विवादों का निर्णय पंच फैसले द्वारा किया करते थे। परस्पर युद्ध के समय उनका व्यवहार पर्याप्त नम्रतापूर्ण होता था। बिना पूर्व घोषणा के युद्ध नहीं किया जाता था। युद्ध बंदियों की अदला बदली की भी प्रथा थी, परंतु कुछ युद्ध बंदियों को धन लेकर भी छोड़ने का प्रावधान था। यूनानियों ने युद्ध संबंधी बहुत से नियमों का विकास किया। इस प्रकार यूनानियों ने रोमन विचार और व्यवहार को प्रभावित किया और यह माना जा सकता है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के योगदान में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब हम रोमन्स को देखते हैं। रोमन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को अत्यधिक प्रभावित किया। अपने प्रारंभिक काल में रोम एक छोटा सा राज्य था। इसका संबंध अन्य राष्ट्रों से था। यह संबंध निश्चित अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित था। बाद में रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, किंतु फिर भी रोमन लोगों ने सदैव अपने को कानून से बाध्य माना और कानून के अनुसार ही शासन किया। दूसरे राष्ट्रों से संबंधों को नियंत्रित करने के लिए रोम में 20 पुरोहित होते थे, जिन्हें फेटियल्स कहा जाता था। रोमन लोगों ने अपने स्वयं के लिए जिस विधि की प्रणाली का मौलिक विकास किया था और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया था, बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय नियम दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध जोड़ने में काम आए। रोमन लोगों ने युद्ध के नियमों का भी विकास किया। उनके अनुसार युद्ध 2 प्रकार के होते थे, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण। रोमन लोगों के बाद हम यह देखते हैं कि मध्य युग में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य धीरे धीरे लगभग सारे विश्व में फैल गया। बाद में रोमन साम्राज्य पूर्व और पश्चिम 2 भागों में विभाजित हो गया और उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास होता रहा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ। पुनर्जागरण का समय था वो, और पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन इन दोनों शताब्दियों की मुख्य विशेषताएं रही। इन दोनों ने मिलकर पोप की सर्वोच्चता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया और स्वतंत्र प्रभु सत्तापूर्ण राज्यों के विचार को जन्म दिया। इस समय भी अंतर्राष्ट्रीय कानून विकसित होता रहा। 17वीं शताब्दी में भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का धीरे धीरे विकास होता रहा और अंतर्राष्ट्रीय कानून अपना स्थान बनाते गए। उसके बाद ग्रोशियस का समय आया। ग्रोशियस का नाम ह्यूगो वॉन ग्रूट था, किंतु धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि ग्रोशियस नाम से हुई। उसका जन्म हॉलैंड में हुआ था। ग्रोशियस ने अपने समय में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बनाया। ग्रोशियस की पुस्तक आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। 1625 ईस्वी में उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक युद्ध और शांति की विधि प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक छपते ही प्रसिद्ध हो गई थी।
अपनी इस पुस्तक में उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून से कुछ नियम बनाए थे और इन नियमों के आधार पर उन्होंने यह बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में राष्ट्रों के बीच इन नियमों का पालन होना चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक कानून, परंपरागत नियम बनाए थे। उनका विचार व्यापक था और उनके विचारों में मौलिकता थी। उन्होंने संधियों संबंधी भी अपने विचारों को रखा था। ग्रोशियस के समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और मूलतः हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास ग्रोशियस के समय से ही पाते हैं। ग्रोशियस के बाद बहुत सारे और विचारक हुए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में अपना योगदान दिया, जिनमें हम रिचर्ड जूसे, सैमुअल प्यूफडोर्फ, C.V. विंकरशॉक, E.D. वेटेल, J.J. मोसर के नाम को पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास होता रहा। 1815 के बाद भी कई कानून बने और इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून विकसित होते रहे। वियना की कांग्रेस 1815 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ। पेरिस की घोषणा, जेनेवा सम्मेलन, हेग सम्मेलन, लीग का प्रतिज्ञा पत्र, लोकार्नो संधि, कैलार्ड-ब्रायंट समझौता, जेनेवा समझौता और उसके बाद यूएनओ और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम बनने लगे। जब से यूएनओ अस्तित्व में आया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास उसके तत्वाधान में होने लगा। इस प्रकार हम यह पाते हैं कि प्राचीन समय से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व में विद्यमान थे और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास होता रहा। यूएनओ के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास उसके तत्वाधान में होता रहा और आज भी अंतर्राष्ट्रीय कानून विकासशील अवस्था में है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास की कई अवस्थाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून आज भी विकसित होने की अवस्था में है।